और एक ऐसे रिबेलियस बोलते हैं ना, अच्छा वैसे थी मैं। लाइट्स अगर कभी गए, सोशल स्टिग्मा, मुझे खुद को बहुत एक्नेज और ये ऐसे रहते थे। जी जी। तो तब से मुझे ऐसा था कि मुझे डर्मेटोलॉजिस्ट। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है हम सब में हीरो। आपने तो सुना ही होगा, स्टोरी भी सुनी होगी कि एक चींटी थी जो दीवार पे चढ़ रही थी कुछ सामान लेके, अपना खाना लेके, और वो बार बार गिर रही थी, बट अल्टीमेटली वो सक्सेसफुल होती है, वो चढ़ती है और अपने घर पे पहुंचती है। इससे ये सीख मिलता है कि हमें लाइफ में प्रयास करते रहना चाहिए, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। ओके, इसी पॉजिटिव थॉट के साथ हम आज के गेस्ट से मिलते हैं। यानी गेसेस कुछ आइडिया कुछ बता सकते हैं आप? चलिए हम डायरेक्टली उनसे मिलते हैं। वेलकम टू दिस चैनल जिसका नाम हम सब में हीरो। तो आप तो जानते हैं इसका मकसद लोगों को मोटिवेट करना। आप में कुछ स्पेशल क्वालिटी है, मेरे में कुछ स्पेशल क्वालिटी है, एक दूसरे को सिखा सकते हैं, आप ऑडियंस को सिखा सकते हैं, राइट? कुछ ना कुछ मोटिवेट कर सकते हैं आप। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा आपका बचपन कैसा था, आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा था, आप मस्ती करती थी, शांत थी, स्कूल में लोगों को तकलीफ देती कि नहीं, परेशान करती कि नहीं टीचर्स को? थोड़ा अपने बारे में बताइए बेसिकली। यस, हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर दीक्षा भालेराव फ्रॉम कल्याण। एक्चुअली मेरा बर्थ ही कल्याण में हुआ था, तो आगे की स्टडीज और कॉलेज सब कल्याण में हुआ है। मेरा बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड, वो एक मिडिल क्लास फैमिली से है। मतलब मेरे मॉम डैड दोनों टीचर्स थे, पापा अभी प्रिंसिपल हुए हैं। तो वो एजुकेशनल बैकग्राउंड वो तो पहले से ही था घर में। और स्कूल में मैं बहुत मस्ती करती थी, मतलब टीचर्स के कंप्लेंट्स आते थे घर पे कि ये बहुत स्टूडेंट्स को मारती है। उनको ब्लीडिंग होती थी, इतना मारती थी मैं। अभी अगर मुझे देखते हैं लोग तो वो ऐसे नहीं ये कर सकते कि बिलीव ही नहीं करेंगे कि ये इतना शांत और सॉर्टेड कैसे हुई है। थोड़ा मैच्योरेशन लेवल एज के हिसाब से होता है ऐसे ही। बचपन जो बच्चे शुरू में बचपन में भाई मस्ती थोड़ा सॉर्टेड हो जाता है, बड़े होके थोड़ा एंगर इश्यूज जो थे पहले वो थोड़ा अभी मेंटेन कर, मेडिटेशन योगा अच्छा कर रहे हैं, थोड़ा एंगर इश्यूज वो कम हो गया अभी। बहुत मस्त। मुझे ट्रैकिंग करने का बहुत शौक था, घूमने का बहुत शौक था, अभी भी है, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस शेड्यूल मुझे वो टाइम ही नहीं मिला। मस्ती कम थी, लेकिन थोड़ा हॉस्टल में, कॉलेज नीचे था, हॉस्टल ऊपर था, गर्ल्स हॉस्टल, वहाँ पे बहुत ज्यादा मस्ती। और एक ऐसे रिबेलियस बोलते हैं ना, अच्छा वैसे थी मैं। लाइट्स अगर कभी आपको देख के लगता नहीं है वैसे। लाइट्स गए तो फिर वो सब ये करके, सब क्राउड लेके जाना है प्रिंसिपल के ऑफिस में कि लाइट नहीं है, पानी नहीं है, जो किसी ने सोचा भी नहीं था। वो रात को 3-3, 4-4 बजे उठ के मैगी बनाना, वो सब किया, स्टडीज अकॉर्डिंगली किए। एग्जाम्स के पहले तो हम लोग सोते ही नहीं थे कभी। तो दोस्तों ऐसा ये बहुत कॉमन चीज है कि ये आपने पहले के इंटरव्यूज में भी देखा होगा कि अगर लाइफ में कुछ बनना है ना तो माँ बाप के शैडो से थोड़ा बाहर आना ही पड़ता है। इनकी स्टोरी में भी यही हुआ। पहले भी मैंने ज़्यादातर जो कवर किया है, आपने सुना होगा कि उन्होंने स्टेप आउट किया अपने घर से बाहर और तब वो कुछ डिसाइड कर पाए, कुछ बना। जरा अपनी करियर जर्नी के बारे में बताइए, कैसे आप इस फील्ड में आए डर्मेटोलॉजी में? थोड़ा अपने ऑडियंस को बताना चाहेंगे? यस, मुझे बचपन से ही टीचर बनने का बहुत शौक था, क्योंकि टीचर मेरे मम्मी पापा दोनों टीचर थे, तो मुझे भी था कि मुझे भी टीचर ही बनना है। बट एक सर्टेन एज के बाद, एक 5th to 6th स्टैंडर्ड के बाद मुझे ऐसे था कि मुझे सर्जन बनना है, सर्जरीज करने थे मुझे। मेरी तरह हुआ आपको, मैं भी बचपन में बहुत कुछ बनना चाह रहा था। हाँ, तो फिर बाद में उसी अकॉर्डिंगली मैंने स्टडीज किया। फिर मेरा 11th-12th हुआ, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिला। फिर 2019 को घर, मतलब फिर से कल्याण आई। वहाँ से फिर मैंने 3 to 4 इयर्स में डॉक्टर मजेटियान, डॉक्टर जो सर्जन है, उनके यहाँ पे मैंने एज अ RMO काम किया। मैंने पूरा एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह चेक, मतलब देखती थी मैं वहाँ हॉस्पिटल। फिर बाद में मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं कोविड जो है, कोविड पेशेंट्स, उनके लिए कुछ काम करूँ। तो मैंने 6 to 7 मंथ्स मैंने उल्लासनगर में एज अ मेडिकल ऑफिसर मैंने वहाँ पे, मैंने डॉक्टर बत्रास से मेरा डर्मेटोलॉजी कंप्लीट किया, होम्योपैथिक डर्मेटोलॉजी। फिर मैंने वहाँ से किया। फिर आगे मुझे कॉस्मेटिक करना था, मतलब जो अभी न्यू फैसिलिटीज आए, हाइड्रा फेशियल से वो, तो फिर मैं वो उसी में चली गई। तो अभी आप मुझे देख सकते हो। और पहले अगर
वो दोनों फोटोज आपने कंबाइन किए रहते तो फिर आपको वो डिफरेंस दिखाई देगा। डॉक्टर दीक्षा, एक और चीज़ मैं पूछना चाहता था कि लाइफ में जब हम किसी मुकाम पे पहुंचते हैं तो हमारी लाइफ में चैलेंजेस बहुत आते हैं। तो इस डर्मेटोलॉजिस्ट बनने के बाद आपकी लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस आए, क्या क्या फेस करना पड़ता है आपको डे टू डे लाइफ में, जरा उसके बारे में हमारी ऑडियंस को बताएंगे। क्लिनिक में जब पेशेंट्स आते थे तभी उनको ऐसे लगता था कि एकदम मिनिमम प्राइस में ज़्यादा बेनिफिट होना चाहिए। कभी कभी तो कोई पेशेंट्स ऐसे करते थे, फेशियल करते हैं, फेशियल के लिए वो कॉस्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू आते हैं, तो Right. वहाँ पे उनको ऐसे पैसे के मामले में हेल्प करने में कोई यही नहीं है, तो वो सब करके जाते थे और फिर बोलते थे अरे मैंने वॉलेट ही नहीं लाया, मैंने पॉकेट ही नहीं लाया, जी। बाद में आके दे के जाएंगे। Okay. तो ऐसे सब फेस करना पड़ता था। मंथ के एंड में मेरा ऐसे था कि इतना मैंने खर्चा कर दिया लेकिन प्रॉफिट Return- ऐसे नहीं है, रिटर्न जी। वैसे नहीं है, तो वो एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। अभी फिलहाल अभी सब नॉर्मल है, अभी सब पेशेंट जब भी करते हैं तब भी दे के जाते हैं पैसे। और मशीनरीज वगैरह अगर देखा जाए तो फिर मेरे पास 3 to 4 ऐसे मेजर जो मशीन्स रहते हैं, जी। हाइड्रा फेशियल के, लेजर मशीन्स, हेयर रिडक्शन के मशीन्स, वो सब अच्छे से चालू थे। लेकिन एक स्टार्टिंग में एक मुझे प्रॉब्लम आया कि मेरा जो लेजर मशीन था आफ्टर डिलीवरी उसका एक हैंडल मेरा खराब हो गया। Okay. तो मैंने उनको कांटेक्ट किया, तो उनका कैसे रहता है कि अगर देना है मशीन जी। तो वो बहुत फोन रिसीव करते हैं, फोन हाँ, कॉल्स ये करते है हैं। अगर problem। एक बार हम लोग ने पे कर दिया उसके बाद उनका उनको कोई बुलाना। कॉल ही नहीं, कोई मैसेज ही नहीं, कुछ नहीं। ऐसे हुआ था। फिर वो 1 मंथ लगा वो मशीन फिर से आने में। लीजन्स रहते हैं, लेप्रेसी लीजन्स रहते हैं, हर्पिस जोस्टर रहते हैं, वो सब जो नॉर्मल पेशेंट्स देखने में भी एकदम ये करते हैं, इरिटेशन होता है उनको, वो सब देखने पड़ते हैं। और पेशेंट्स को कैसे रहता है कि नहीं आप हाथ लगा के ही देखो, अगर हाथ नहीं लगा तो उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता कि अच्छा। नहीं ये डॉक्टर ने कुछ चेक ही नहीं किया। तो डॉक्टर दीक्षा, हर इंसान की लाइफ में ना कोई रोल मॉडल रहता है। तो आपकी लाइफ में कौन है रोल मॉडल जो आपको हर वक्त प्रेरित करते हैं, मोटिवेट करते हैं? एक्चुअली मेरे लाइफ में मैंने जो बचपन से देखा है, मेरी मॉम मेरे लिए एक रोल मॉडल है। क्या बात, क्योंकि very nice। उन्होंने घर संभाला, हम लोग को संभाला, और उनका जॉब जो था वो भी वो एकदम साइमल्टेनियसली तीनों भी काम संभाल रहे थे एकदम। Okay। हम लोग को किसी चीज की ऐसी कमी नहीं महसूस करने होने दी उन्होंने। जी। हम लोग बहुत देखते थे कि हम लोग के फ्रेंड्स बोलते थे कि मम्मी नहीं है घर पे तो ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। मेरे मम्मी ने कभी कोई सीरियल नहीं देखा, कभी कुछ नहीं। हम लोग हम लोग के स्टडीज के पीछे रहती थी मम्मी कि तुम लोग ये करो, तुम लोग वो करो, तुम लोगों को हेल्प होने वाला है आगे। Right। मेरे पापा तो स्कूल से आके फिर वो अपना मतलब जो फाइनेंशियल हेल्प है वो पापा करते थे, लेकिन जो बेसिक जो मेंटल और इमोशनल अटैचमेंट है वो मॉम ने बहुत सपोर्ट किया। और मायने रखते हैं। सही बात। वो एक रोल मॉडल उनको बोल सकते, मतलब वो है। ये बताइए कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा सिचुएशन था जब आप बहुत डिमोटिवेटेड हो गए थे, लोगों ने आपको डिमोटिवेट कर दिया था, बट कुछ टाइम के बाद आपने टाइम लिया और अपने आप को निकाला उससे बाहर, कुछ शेयर करेंगे हमारे ऑडियंस के साथ? वैसे अप्स एंड डाउन्स तो हर किसी के लाइफ में आते हैं, लेकिन कोई ऐसे लोग रहते हैं जिनको वो अच्छा नहीं लगता कि हम लोग कुछ अच्छा कर रहे हैं। जब भी मैंने स्टार्ट किया था, मेरा जर्नी स्टार्ट किया था मेडिकल का, तो बहुत सारे ऐसे लोग भी थे कि अरे ये खुद पूरे एक्ने से भर गई है, ये क्या डॉक्टर बनेगी, सुनाने वाले ना बहुत होते हैं इस दुनिया में, सही क्या बात किसी को ट्रीट करेगी। 11th-12th में ना मुझे वो थोड़ा इशू था, जैसे मैं पहले बोली कि थोड़ा एक्ने इश्यूज थे, तो लोग मुझे बहुत बोलते थे अरे पहले खुद का ट्रीट कर, पहले खुद के बारे में सोच, पहले खुद को ट्रीट कर, फिर बाद में दूसरों का सोच। लेकिन नहीं, फिर वो जो एक पॉइंट था जब भी मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई थी और मुझे थोड़ा एंगर इश्यूज भी बढ़ रहे थे तब कि मेरी बॉडी है, मैं कैसे भी दिखूं, इनको क्या प्रॉब्लम है। तो पापा ने मुझे बहुत समझाया कि नहीं ऐसे नहीं रहता, लोग बोलते ही रहते, हम लोग कुछ भी करें, और हमको इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए उसका। तो फिर तब से मैंने थोड़ा मेडिटेशन स्टार्ट किया, योगा स्टार्ट किया था कोविड के पहले। थोड़ा मेडिटेशन योगा, फिर मैं ना थोड़ा शांत हो गई ऐसे घर में, हॉल में, चारों कॉर्नर्स में, और योगा करते थे स्टार्टिंग में। तो उसने बहुत मुझे हेल्प किया, मतलब वो जो पोजीशंस थे, पोस्चर्स थे, मेडिटेशन, इसने मुझे बहुत हेल्प किया और उसमें से मैं बाहर निकली। और फिर मेरा जो रूटीन था, वो रूटीन जैसे मैं पहले डिटैच हुई थी लोगों से, मैं बात करना छोड़ दिया था, मतलब मैं एकदम जैसे सोशल थी वैसे नहीं थी। फिर बाद में जो बीच में एक पॉज आया था मेरे लाइफ में, उससे बाहर निकली और फिर से अभी जो स्टार्ट है वो रेगुलर रूटीन शुरू हो गया। सो डॉक्टर दीक्षा, एक और चीज मुझे बताइए, आपकी लाइफ में सक्सेस के क्या मायने हैं? क्या आप अचीव कर लेंगे अपनी लाइफ में
कि तब आपको लगेगा मैं सक्सेसफुल हूँ और इसके बाद मुझे कुछ नहीं चाहिए? कुछ ऐसा हमारी ऑडियंस के साथ शेयर कीजिए। सक्सेस का ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं है मेरे माइंड में, क्योंकि ओके। एज पर टाइम वो माइलस्टोन्स चेंज होते जाते हैं। जी। हम लोग ने अगर एक अचीव कर लिया तो ऐसे लगता है नहीं अभी ये सफिशिएंट नहीं है ये टाइम के हिसाब से, तो हम लोग को दूसरा कुछ चाहिए रहता है। जैसे मैंने ये सेटअप मेरा ओपन कर लिया, मेरा पहले से यही था कि मेरा खुद का सेटअप रहना चाहिए, जी। लेकिन जब भी ये हुआ तो मुझे ऐसा चाहिए था कि नहीं अभी ये सफिशिएंट नहीं है, अभी दूसरा कुछ चाहिए। ओके। तो मेरा ऐसा मानना है कि हम लोग अगर मार्केट में जाते हैं, बेसिकली गर्ल्स जब मार्केट में जाते हैं तो उनको विंडो शॉपिंग करने की बहुत आदत बहुत रहती है। है। तो जो चीजें हम लोग देखते हैं वो ऐसे लगता है कि नहीं अगर पर्स में पैसे नहीं है, राइट। हम लोग इतना फाइनेंशियली ये नहीं है, तो थोड़ा हेजिटेशन होता है माइंड में। वो नहीं रहना चाहिए। मुझे Okay. ऐसे लगता है कि नहीं, जो देखा जो चाहिए वो हम लोग उसी टाइम ले सके, हाँ। दिस इज सक्सेस फॉर मी। क्या सो डॉक्टर दीक्षा, हमारी सोसाइटी ना एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी है। पहले तो बहुत थी, अब थोड़ा मेलोडॉन हो रहा है। बट व्हाट इज योर ओपिनियन कि फीमेल्स लोग को इमोशनली एंड फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, इसके बारे में आपकी क्या राय है? अभी के सिचुएशन में ना जो वो डोमिनेंस थे पहले, मेल डोमिनेंट सोसाइटी थी, अभी फिलहाल कम हो रही है। बट yes. जो पहले के लोग थे, हम लोग के दादा परदादा और जो ग्रैंड मदर्स हैं ये, उनको ऐसे लगता है कि नहीं एक फीमेल को आगे बढ़ने के लिए ना एक मेल की सपोर्ट चाहिए ही है। ऐसे नहीं है कि नहीं चाहिए, बट वो बैलेंस रहना चाहिए। Correct. ऐसे नहीं है कि फीमेल अकेले कुछ कर ही नहीं सकती। डिपेंडेंट है उस पे। हाँ। फीमेल्स ना अकेले वो बहुत अच्छा कुछ, मैसेज दे रहे हो आप। हाँ बहुत कुछ कर सकते हैं। उनको ऐसे चाहिए ना कि वो ये अचीव करना, उनका एक ड्रीम, उनका जो गोल वो अचीव करके ही रहेंगे। उनको सपोर्ट चाहिए, एक बैकिंग चाहिए पीछे से, बट ऐसे नहीं है कि 100% डिपेंडेंट वो किसी पे रहे। राइट। जो वो बोलते हैं कि नहीं तुझे ये करना है, तू शादी कर ले, फिर यूजुअली हो जाता है हाँ टाइम आगे के जो बाद। अचीव करना है वो कर ले। बट ऐसे भी गर्ल्स जो रहते हैं कि उनका जो करियर है ना एकदम फ्लुएंटली चलता रहता है, वो जो उनको चाहिए वो ड्रीम्स अचीव करते रहते हैं। गर्ल्स ने वो करना चाहिए, वो खुद के पैरों पे खड़े रहने चाहिए और जो उनको चाहिए वो सब अचीव कर सके। और इतना खुद को ये करना है, मोल्ड करना है ये सोसाइटी में कि वो कुछ भी आने दो, आगे से कितना भी हार्ड आने दो, उनको वो सह लेना है, फेस करना है। और इतना जिद्दी होना है, वो मैरी कॉम के जैसे एकदम जिद्दी होके उनको जो अचीव करना है वो कर सके विदाउट एनी हेल्प। अभी ना एक रैपिड फायर राउंड करते हैं, जिसमें मैं आपसे कुछ सवाल, एक वर्ड बोलूंगा और उसको सुन के दिमाग में जो भी आपको इमेज या वर्ड है बोल दीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करें? यस, रेडी? रेडी। ओके, योर स्ट्रेंथ? माय डैड। ओके, योर फेवरेट मूवी? राजी। राजी? यस। ओके, then favorite like vacations location? लद्दाख। Ladakh. रोड ट्रिप लद्दाख। Okay, road trip. Huh? Yes. Okay. Then your weakness? डैड। Dad. माय स्ट्रेंथ एंड माय वीकनेस। दोनों है वो। रणवीर सिंह। रणवीर भाई, आपकी शायद बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। अंत में ना ये ऑलमोस्ट अंत हो गया है, तो हमारे दर्शकों के लिए कोई ऐसा मोटिवेशनल गाना सुनाना चाहेंगे जो आप यूजली सुनते हो, अपने आप को मोटिवेटेड रखते हो उसको सुन के? मुझे ऐसे लगता था जब भी ये सॉन्ग रिलीज हुआ तो मुझे ऐसे लगता था ये मेरे लिए बना है। उसके लिरिक्स, उसके जो वर्डिंग्स थे, ऐसे लगता कि ये हाँ दीक्षा को पॉइंट करके बनाया। अच्छा। तो मैं कुछ लाइंस उसके गा देती हूँ। कौन सी फिल्म का? मैरी कॉम। मैरी कॉम का, ओके। यस। बस खुद की सुनता बातें ये नादानी से है नाते ये गुर्राता आते जाते ये दिन को कहता ये राते ये हो देखे है आँखों में किस्मत की आंखें डाले है हवा के कानों में कहे किस्मत दिखती है दिल ये जिद्दी है दिल ये जिद्दी है दिल ये जिद्दी है जिद्दी है दिल ये जिद्दी है। तो डॉक्टर दीक्षा, आपकी लाइफ में जो जो व्यक्तियों ने, पर्सनालिटीज़ ने आपको हेल्प किया है, हमारे प्लेटफॉर्म के ज़रिए उनको कुछ स्वीट सा मैसेज देना चाहेंगे? वैसे लाइफ में हर कोई कुछ ना कुछ सिखा के जाता है, बट जो एकदम करीब वाले जो फैमिली मेंबर्स रहते हैं उनका एक जेन्युइन
सपोर्ट रहता है। Correct. वैसे मेरे फैमिली में मेरे मॉम, मेरे डैड और मेरी छोटी बहन जो बहुत लड़ती है मुझसे, हम लोग का बहुत झगड़ा भी होता है, लेकिन एट द सेम टाइम वो मुझे मोटिवेट भी उतना ही करती है। Okay. ये तीनों का बहुत बड़ा हाथ है मेरे ये सक्सेस में। जी। और जिस हॉस्पिटल से मैंने सीखा है सब, डॉक्टर मजीठिया, डॉक्टर रामोय और डॉक्टर बाविस्कर, इन तीनों का मुझे आज स्टेज पे लाने में बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने मुझे बहुत सिखाया है, बहुत मतलब जो बेसिक चीजें जी। हैं, सूचर्स करना, CLW करना, कैसे पेशेंट्स को हैंडल करना है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग को कैसे ट्रीट करना है, वो सब मैंने उनसे सीखा है। तो आई एम वेरी थैंकफुल कि उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया है। सो बेसिकली यहाँ पे सारे स्किन ट्रीटमेंट्स, हेयर ट्रीटमेंट, कॉस्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू, ओबेसिटी मैनेजमेंट, इंजेक्टेबल्स एंड ऑल, सोना थेरेपीज, लेजर ट्रीटमेंट, physiotherapies, orthopedic point of view and neurological point of view, that is Bell's palsy and paralysis. Also fitness training. दीक्षा, थैंक्स फॉर कमिंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म। हमारी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप वो सब अचीव करो जो आपने सोचा है और आप लाइफ में सोचेंगे। जाते जाते कुछ हमारी ऑडियंस को कुछ मैसेज देना चाहेंगे, स्वीट सा, छोटा सा? मुझे बस यही कहना है कि फेलियर इज अ स्टेप टू सक्सेस। अगर आप फेल हो रहे हो तो ऐसे नहीं है कि वो लास्ट स्टेप है, उसके आगे बहुत कुछ है, लेकिन आपको वो फेस करना है और आपको सक्सेस की ओर बढ़ना है। तो फेलियर से एकदम नाराज होने की जरूरत नहीं है, उसके बाद स्ट्रगल करके थोड़ा हो जाएगा, वो अचीव हो जाएगा, जो गोल्स है आपके वो अचीव हो जाएंगे। फेलियर इज अ स्टेप टू सक्सेस।